Hello student, welcome to my channel. We are discussing 13th chapter photosynthesis. In previous class we have discussed the chemiosmotic hypothesis. Now today we discuss the dark reaction. तो क्या डिस्कस कर रहे थे? फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया कीमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन या हम कह सकते हैं डार्क फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो आपका साइकिल है इसको क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं लाइट के एब्सेंस में होता है। दूसरा केल्विन साइकिल, क्योंकि केल्विन नामक साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। फिर इसे हम कह सकते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि डार्क में होता है। फिर हम इसे कह सकते हैं CO2 रिडक्शन साइकिल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो होता है हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, डार्क रिएक्शन में CO2 आपका यूटिलाइज होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? CO2 रिडक्शन साइकिल। मतलब CO2 रिड्यूस होता है और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया CO2 रिडक्शन साइकिल। फिर C3 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पहला स्टेबल कंपाउंड जो होता है वो 3 कार्बन का होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड, 3PGA। अब इसे क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिडक्शन रिएक्शन। इसका नाम फोटोकेमिकल रिडक्शन रिएक्शन क्यों पड़ा है? और दूसरा नाम क्या है? बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये दोनों नाम एक ही चीज के लिए रखे गए हैं। फोटोकेमिकल मतलब जो केमिकल आपका सनलाइट या लाइट फेज में बनता था उसी का यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। दूसरा बायोसिंथेटिक फेज नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है। देखिए तो हम लोगों ने क्या लिखा है? प्रोडक्शन ऑफ लाइट रिएक्शन दैट इज द ATP एंड NADP। जो लाइट रिएक्शन हमारा ये दो बनता है, ATP और NADPH2 बनता है। ये क्या होते हैं? एसेंशियल होते हैं किसके लिए? एसिमिलेशन ऑफ CO2 कार्बोहाइड्रेट। हम कह सकते हैं कि जब CO2 आपसे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है तो उस समय ATP और NADPH2 का रिक्वायरमेंट होता है, ये आपके एसेंशियल होते हैं। दूसरी कंडीशन देखिए लिखा गया है रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। ये साइकिल या डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? तो आप जानते हैं ये आपका होता है स्ट्रोमा में। थर्ड देखिए इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो डार्क रिएक्शन होता है यह डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता लाइट रिएक्शन पे, बल्कि इनडायरेक्टली होता है। कैसे? देखिए हम कह सकते हैं कि ये ATP जो वहां पे बनता है उसका ये यूज करता है, न कि उस फेज को यूज करता है। ठीक है, इसलिए लिखा गया है। देखिए कैसे आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट रिएक्शन दैट इज ATP NADPH2 ऑफ लाइट फेज यूज्ड इन दिस फेज। तो ये जो लाइट फेज में आपके बनते हैं ये दो प्रोडक्ट, इन दोनों का यूज होता है कहाँ पे? डार्क रिएक्शन। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। इसीलिए देखिए एक एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं कि व्हेन लाइट अनअवेलेबल, जब लाइट अनअवेलेबल होती है, नहीं मिलती है, कुछ समय के बाद यह प्रोसेस आपका रुक जाता है, मतलब डार्क रिएक्शन स्टॉप कर जाता है। लेकिन जैसे ही लाइट अवेलेबल होती है फिर से आपका ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डार्क रिएक्शन इंडिपेंडेंटली डिपेंड ऑन द लाइट रिएक्शन। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। चलिए स्टूडेंट देखते हैं कि इसको कौन डिस्कवर किए। तो आप जानते हैं डिस्कवर करने वाले साइकिल कौन थे? मेल्विन, केल्विन, कैल्विन, ये आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया। अब अगर हम बात करते हैं इन साइंटिस्ट ने इसको कहाँ पे डिस्कवर किया, तो आप कह सकते हैं इसको डिस्कवर किया गया था एल्गल क्लोरोप्लास्ट, एल्गल क्लोरोप्लास्ट में इसको डिस्कवर किया गया। और वो कैसे डिस्कवर किया गया? तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने यूज किया कार्बन 14 रेडियो एक्टिव आइसोटोप। बाय यूज ऑफ कार्बन 14, ये क्या है आप जानते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसा हम लोगों ने बात किया कि इस साइकिल को डिस्कवर किसने किया था? कैल्विन ने, मेल्विन कैल्विन ने डिस्कवर किया था। कहाँ पे किया था? एल्गल क्लोरोप्लास्ट में। किस कार्बन का यूज किया था? कार्बन 14 को यूज किया था, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। दूसरी कंडीशन यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? तो आप जानते हैं वो 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड होता है फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड। क्या है? 3PGA। इसका मतलब क्या है? 3PGA मतलब
3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, क्या कहते हैं इसे? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये आपका क्या है? फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, इसीलिए इसका नाम पड़ा C3 साइकिल। तो आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? C3 साइकिल। ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है C3 साइकिल। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि इसमें ये कंप्लीट कितने में होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं इसके स्टेजेस। एक चीज और हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम को हम क्या कहते हैं? रूबिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबिस्को। अब रूबिस्को का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। रूबिस्को क्या कहते हैं? राइबुलोज बाइफॉस्फेट। चलिए हम देखते हैं जो हमारा एंजाइम यूज होता है कौन सा, रूबिस्को, इसको क्या कहते हैं? राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये नाम क्यों पड़ा है। क्योंकि आप कह सकते हैं हैव एबिलिटी टू बाइंड बोथ, इसको किसको बाउंड करता है? तो आप कह सकते हैं O2 एंड CO2। ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है? बहुत है। और हम ये कह सकते हैं डोमिनेंट एंजाइम ऑन अर्थ, डोमिनेंट abundant enzyme on earth, most abundant enzyme on earth। आप कह सकते हैं अर्थ सरफेस का ये सबसे ज्यादा एबंडेंट एंजाइम है। तो हम कह सकते हैं रूबिस्को, क्या नाम है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ये नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बाइंडिंग एबिलिटी दोनों की होती है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट पॉइंट आप ध्यान देंगे, ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम होता है कहाँ पे? अर्थ सरफेस पे। इसके बाद एक चीज और हम लोग देखेंगे कि आप कह सकते हैं इट शो ग्रेट एफिनिटी। अब आप जानते हैं कि दोनों को बाउंड करता है, तो किधर ग्रेट एफिनिटी होती है? तो आप कहेंगे एफिनिटी टूवर्ड CO2 देन O2। ये ध्यान दीजिएगा कि इसकी एफिनिटी ज्यादा किधर होती है? CO2 की तरफ होती है, न कि O2 की तरफ होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो आपसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। हम लोग बात किए पहले, केल्विन बेंसल ने डिस्कवर किया किसमें? इलेगल क्लोरोप्लास्ट। कौन सा कार्बन? कार्बन 14, जो क्या था? रेडियो एक्टिव आइसोटोप था। दूसरा इंपॉर्टेंट एंजाइम रूबिस्को आपका यूज होता है, इसे क्या कहते हैं? राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। क्यों? क्योंकि ये दोनों को बाउंड करता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद हम कह सकते हैं कि यह अर्थ का सबसे ज्यादा एबंडेंट एंजाइम है अर्थ पे। इसकी एफिनिटी सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ होती है ऑक्सीजन की तुलना में। अब हम चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं स्टेप ऑफ C3 साइकिल। स्टेप ऑफ C3 साइकिल कौन सा स्टेप है? पहला स्टेप आपका जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलेशन। पहला स्टेप क्या है? कार्बोक्सिलेशन। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या है? राइबुलोज बाइफॉस्फेट। देखिए पहला आपका कार्बन रिसेप्टर है राइबुलोज पाइप फॉस्फेट फॉस्फेट 1,5 राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट
ये क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे एंजाइम आपका यूज होता है, कौन सा, रूबिस्को। और ये क्या बनाता है, TPGA मतलब 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड। क्या है आपका 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड। ये आपका फर्स्ट स्टेबल है, फर्स्ट स्टेप है। तो हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन, RUBP राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट रूबिस्को के प्रेजेंस में क्या करता है, CO2 को एब्जॉर्ब करता है, क्या बनाता है, 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड, इट मीन्स 3PGA। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेप। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं स्टेप ऑफ C3 साइकिल। पहला क्या है, कार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, राइबोलोज बाईफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा, लेने के बाद क्या करेगा, 3PGA 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। एंजाइम कौन सा यूज होगा, रूबिस्को। अब ध्यान दीजिएगा सेकेंड स्टेप में क्या होता है, ये आपका सेकेंड स्टेप है। यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड आपका जो था 3PGA, ये क्या करता है, ATP और NADPH2 को यूज करेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा देखिए उल्टा हो गया, NADPH2 को यूज करेगा और क्या बनाएगा, NADP, और इससे आपका बन जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड के कितने, 12 मॉलिक्यूल। 2 मॉलिक्यूल आपके निकाल देंगे, 1 मॉलिक्यूल आप ग्लूकोज, और 10 मॉलिक्यूल आपके यूज हो जाएंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन मतलब 3PGAL मतलब 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड, ये आपको बनाएगा RUBP मतलब राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट। ठीक है, फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड स्टेप रिडक्शन, थर्ड स्टेप आपका क्या है, रीजनरेशन। फर्स्ट स्टेप कार्बोक्सिलेशन में RUBP 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड बनाएगा। सेकेंड स्टेप रिडक्शन में 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड आपको बनाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल, कितने, 10 आपके रीजनरेशन में जाएंगे, 2 आपका ग्लूकोज बनाएगा। ध्यान दीजिएगा। फिर थर्ड स्टेप क्या है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, 3-फॉस्फोग्लिसरल डिहाइड आपके RUBP राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट का फॉर्मेशन करेंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट, हम लोग पूरा इसका साइकिल ड्रॉ करते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, हम लोग साइकिल ड्रॉ किए हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट। तो पहला स्टेप क्या है आपका, कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम क्या है, रूबिस्को, CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, क्या बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब ये 3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड क्या करेगा, ATP लेगा, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसैरिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसैरिक एसिड बनाएगा। अब ये 1,3-फॉस्फोग्लिसैरिक एसिड मतलब एसिड आपका जो है फॉस्फोरिक एसिड, यह आपका कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। कैसे, NADPH2 को यूज करेगा, NADP का फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद जैसे ही आपका बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप, तुरंत क्या होता है, 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल डिहाइड। ये कितना बना, 12 मॉलिक्यूल। तो 1,3-डाईफॉस्फोग्लिसरल डिहाइड के 12 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल आपका, 1 मॉलिक्यूल आपका क्या निकलेगा, ग्लूकोज। तो यहाँ आप कह सकते हैं 1 मॉलिक्यूल आपका बनेगा ग्लूकोज, और 10 मॉलिक्यूल आपके यूज होते हैं रीजनरेशन में। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या बन गया, राइबोलोज 5-फॉस्फेट या राइबोलोज मोनोफॉस्फेट हम कह सकते हैं। ये आपका क्या बन गया, 5 कार्बन का 6 मॉलिक्यूल है, इसमें ATP आपका यूज होगा 6 मॉलिक्यूल, तो हो जाएगा राइबोलोज 1,5-बाईफॉस्फेट। और ये हमारा क्या हो गया, रीजनरेशन। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ये आपको हो गया सेकेंड स्टेप, जिसे आप कहते हैं रिडक्शन। अब आप कह सकते हैं थर्ड स्टेप आपका क्या है, आप जानते हैं ये आपका रीजनरेशन। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक का जो थर्ड स्टेप आपका है रीजनरेशन। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप कह सकते हैं कि कितने इंटर होते हैं ATP, कितने यूज होते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ पे इंटर और आप कहेंगे आउट। पहला क्या लिखेंगे हम लोग, ATP 12 NADPH2। देखिए 12 यूज हो रहे हैं, कितना निकले, यूज हुआ कितना, 12, आउट कितना हुआ, 12 NADP प्लस। दूसरा 12 ये हैं और 6 ये, तो हम क्या कहेंगे 18 ATP, और कितने निकलेंगे, ये 18 है, निकलेंगे कितने, 18 ADP। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बात, एक जो आपके होते हैं 6CO2 से 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज। ध्यान दीजिए, 1 मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज क्या करता है,
6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। मतलब हम कह सकते हैं यह साइकिल आपकी जो होती है 6 टाइम चलती है। कितने टाइम चलती है? 6 टाइम चलती है, तब एक बार आपके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितने NADP, तो आप जानते हैं, हम ये कह सकते हैं, देखिए 1 मॉलिक्यूल CO2 को फिक्स करने के लिए NADP कितना होगा? NADPH2 कितना होगा? 2। ध्यान दीजिए, तभी एक से कितना होगा? 2, तो 6 के लिए कितना होगा? 12। आप देख रहे हैं। फिर ATP की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं ATP कितना हो जाएगा? आप कह सकते हैं ये हो जाएगा 3ATP। ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि एक मॉलिक्यूल, अगर ऐसे आपसे पूछा जाए कि एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए कितनी NADPH2 की रिक्वायरमेंट है, तो आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। अगर पूरी साइकिल की बात की जाए तो 18 ATP और 12 NADPH2, और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने साइकिल में डेवलप होगा? तो 6 टाइम ये साइकिल चलेगी, मतलब 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से ये आपका डेवलप होगा। ठीक है बेटा, ये हम लोगों को कंप्लीट हो गया C3 साइकिल। तो अब हम कह सकते हैं, आपको कोई डाउट बेटा, कोई प्रॉब्लम हो या कोई और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालें और हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, नए एनर्जी के साथ। थैंक्स, हैव ए नाइस डे, गुड।